आईपीएस मैडम गरीब बनकर शहर में छोले कुलचे बेच रही थी। इंस्पेक्टर ने गरीब समझकर उसे शहर के दबंग आदमी के हाथों बेच दिया। फिर जो हुआ उसने पूरा सिस्टम हिला दिया। दोस्तों, साक्षी एक आईपीएस अफसर थी। आम दिनों में वह वर्दी पहनकर निकलती थी। लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ देते थे और थाने में बैठे अफसर भी सीधे होकर बात करते थे। लेकिन आज उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। आज न उसके कंधे पर स्टार थे, न पुलिस की गाड़ी, न कोई पहचान। आज वह एक आम गरीब औरत बनकर शहर के सबसे बदनाम और डरावने इलाके में खड़ी थी। उसके सामने एक पुरानी सी ठेली थी जिस पर छोले का भगोना रखा था और बगल में कुलचों की टोकरी। उसने साधारण सूट पहना था, सिर पर दुपट्टा डाला था और पैरों में घिसी हुई चप्पल थी। जो भी उसे देखता वही समझता कि यह औरत रोज की तरह पेट पालने निकली है। यह इलाका ऐसा था जहां दिन में भी डर बना रहता था। गलियां तंग और गंदी थीं, नालियों से बदबू आती थी, दीवारों पर गंदे निशान थे और हर मोड़ पर शराबियों और आवारा लोगों का जमावड़ा रहता था। यहां औरतें आंखें नीचे करके चलती थीं, जैसे ऊपर देखने की इजाजत ही न हो। साक्षी ने बहुत सी फाइलों में इस इलाके का नाम पढ़ा था, कई शिकायतें सुनी थीं, लेकिन आज वह सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसने ठेली लगाई और धीरे धीरे छोले कुलचे बेचने लगी। कुछ मजदूर आए, किसी ने पूरे पैसे दिए, किसी ने कम। साक्षी ने किसी से बहस नहीं की। वह समझना चाहती थी कि एक गरीब औरत की आवाज की कीमत यहाँ कितनी है। कुछ देर तक सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया माहौल बदलने लगा। कुछ लड़के आए और ठेली के पास खड़े होकर उसे घूरने लगे। पहले हंसी मजाक किया, फिर बेकार की बातें शुरू हुई। कोई उसकी शक्ल पर बोल रहा था, कोई उसके कपड़ों पर। साक्षी चुप रही। उसने सिर झुका लिया क्योंकि वह जानती थी कि जवाब देने से हालात और बिगड़ जाएंगे। एक आदमी ने छोले लेते समय जानबूझकर उसका हाथ छू लिया। साक्षी का दिल कांप गया। वह अफसर थी, लेकिन इस वक्त वह एक बेबस औरत थी। उसने पहली बार महसूस किया कि रोज की जिंदगी में कितनी औरतें यह सब सहती होंगी और चुप रह जाती होंगी, क्योंकि उनके पास न ताकत होती है न सहारा। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे आए। उन्होंने बिना पूछे खाना शुरू कर दिया। साक्षी ने हिम्मत करके कहा कि पैसे दे दीजिए। इस पर वे हंसने लगे। एक बोला कि यहाँ ठेली लगानी है तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। दूसरे ने कहा कि यह इलाका उनका है और यहाँ नियम उन्हीं का चलता है। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सबको पता था कि अगर बोले तो मुसीबत मोल ले लेंगे। एक गुंडा साक्षी के बहुत पास आ गया। उसकी आंखों में गंदी नीयत साफ दिख रही थी। उसने कहा कि शाम को अकेली मत जाना। साक्षी के मन में डर बैठ गया, लेकिन उसने डर दिखाया नहीं, क्योंकि वही उसकी मजबूरी थी। तभी एक गुंडे ने ठेली को जोर से धक्का मार दिया। भगोना हिल गया और छोले गिरने लगे। लोग हंसने लगे। किसी को उसकी मेहनत या मजबूरी से मतलब नहीं था। अब हालात हद से बाहर जा चुके थे। साक्षी समझ गई कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो बात और बिगड़ेगी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन किया। उसने अपनी आवाज जानबूझकर कमजोर रखी और मदद मांगी। फोन रखते ही गुंडों का हौसला और बढ़ गया। वे कहने लगे कि पुलिस आएगी तो देखेंगे क्या होता है। कुछ देर बाद पुलिस की जीप आएगी। साक्षी के मन में एक पल को उम्मीद जगी कि अब शायद उसे राहत मिलेगी, लेकिन जीप से जो इंस्पेक्टर उतरा उसने पहले गुंडों को देखा, फिर साक्षी को। गुंडों ने झूठी बात बना दी कि यही औरत झगड़ा कर रही है और सड़क पर तमाशा कर रही है। इंस्पेक्टर ने साक्षी की बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। उसने उल्टा उससे परमिशन पूछी और चिल्लाकर चुप रहने को कहा। पल भर में साक्षी को धक्का देकर जीप में बैठा दिया गया। आसपास खड़े लोग खामोश थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जीप आगे बढ़ गई और साक्षी खिड़की से बाहर देखती रही। उसके चेहरे पर डर का भाव था, लेकिन अंदर उसका दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। उसे साफ समझ आ गया था कि यहां सिर्फ गुंडे ही नहीं, पुलिस भी गलत है। गरीब औरत के को वे सुनवाई नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह सच में एक आम औरत होती तो आज उसकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंच जाती। आज उसने बिना वर्दी के वह सच्चाई देख ली थी जो रिपोर्टों और कागजों में कभी नहीं दिखती। यह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी, यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जिसे अब वह अधूरा नहीं छोड़ने वाली थी। जीप थाने के सामने आकर रुकी। साक्षी को जोर से उतारा गया, जैसे वह कोई सामान हो। थाने की इमारत देखने में ही डरावनी थी। उखड़ा हुआ प्लास्टर, गंदी दीवारें, चारों तरफ बदबू और सिपाहियों की बेरुखी।
यहाँ इंसाफ कम और डर ज्यादा बसता था। साक्षी को अंदर ले जाया गया। रास्ते में जो भी पुलिस वाला दिखा उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन किसी की आंख में इंसानियत नहीं थी। सबको जैसे आदत हो चुकी थी कि यहाँ जो आए उसे चुप रहना चाहिए। इंस्पेक्टर देव अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा था। उसने साक्षी को देखा और बिना कुछ पूछे सिपाहियों को इशारा कर दिया। साक्षी ने हिम्मत करके कहा कि उसने मदद के लिए फोन किया था, लेकिन उसकी बात बीच में ही काट दी गई। उससे परमिशन के कागज मांगे गए, ठेली का लाइसेंस पूछा गया और जब वह कुछ नहीं दिखा पाई तो उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया कि उसने सड़क घेर रखी थी और झगड़ा किया था। साक्षी समझ गई कि यहाँ सच की कोई कीमत नहीं है, जो ताकतवर है वही सही है। उसे एक अंधेरी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। लोहे का दरवाजा बंद होते ही बाहर की आवाजें धीमी हो गईं। अंदर अजीब सी नमी और बदबू थी। फर्श गंदा था और दीवारों पर पुराने निशान थे। साक्षी एक कोने में खड़ी रही। उसने रोने या चिल्लाने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि यहाँ कमजोर दिखना सबसे बड़ी गलती होगी। उसने खुद को संभाला और आसपास ध्यान से देखने लगी। हर छोटी बात उसके लिए अहम थी। कुछ देर बाद बाहर से आवाजें आने लगीं। कोई हंस रहा था, कोई गालियां दे रहा था। साक्षी ने सुना कि सिपाही आपस में पैसों की बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आज माल अच्छा है, तो कोई कह रहा था कि इंस्पेक्टर खुश है। ये बातें सुनकर साक्षी का मन और भारी हो गया। उसे समझ आने लगा कि यह थाना सिर्फ कानून का घर नहीं है, यहाँ गलत काम खुलेआम होते हैं। थोड़ी देर में एक सिपाही आया और दरवाजे के पास खड़ा होकर साक्षी को देखने लगा। उसकी नजर ठीक नहीं थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस हंसा और चला गया। साक्षी ने महसूस किया कि यहाँ बंद औरतें सिर्फ कैदी नहीं होती, उन्हें एक चीज समझा जाता है। यह एहसास उसके लिए बहुत कड़वा था, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। रात बढ़ती गई। बाहर किसी कमरे में बातचीत हो रही थी। इंस्पेक्टर देव किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज ऊंची थी और बातें साफ सुनाई दे रही थीं। वह कह रहा था कि लड़की नहीं है, दिखने में ठीक है और पैसे मिल जाएंगे। साक्षी का दिल बैठ गया। उसे अब साफ समझ आ गया कि मामला सिर्फ झूठी गिरफ्तारी का नहीं है, यहाँ औरतों के साथ बहुत बड़ा खेल चल रहा था। उसने ध्यान से सुना। इंस्पेक्टर किसी राणा नाम के आदमी की बात कर रहा था। वह कह रहा था कि आज रात या सुबह तक सौदा हो जाएगा। साक्षी ने मन ही मन सारी बातें जोड़नी शुरू कर दी। यह इंस्पेक्टर पैसे लेकर औरतों को बाहर भेजता है। यही वजह थी कि गुंडों को पुलिस से डर नहीं था। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। साक्षी को गुस्सा आया, लेकिन उससे ज्यादा दर्द हुआ। उसे उन औरतों का ख्याल आया जो यहाँ आई होंगी और फिर कभी वापस नहीं लौटी होंगी, जिनका कोई नाम नहीं बचा होगा, कोई सुनवाई नहीं हुई होगी। उसने सोचा कि अगर वह आज यहाँ से सही सलामत निकली तो इस गंदे खेल को जड़ से खत्म करेगी। रात के किसी पहर साक्षी को बाहर निकाला गया। उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया। इंस्पेक्टर देव सामने खड़ा था। उसने ऊपर से नीचे तक देखकर कहा कि अगर वह समझदारी दिखाए तो मामला यहीं खत्म हो सकता है। साक्षी ने डरने का नाटक किया और चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने यही चुप्पी अपनी जीत समझी। कुछ देर बाद उसने सिपाहियों को इशारा किया और पैसे की बात होने लगी। साक्षी ने देखा कि नोटों का लेन देन हुआ। उसे साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर किस तरह बेखौफ होकर गलत काम कर रहा है। उसके लिए यह रोज का काम था, न शर्म न डर। अब साक्षी को समझ आ गया था कि वह सही जगह पहुंच चुकी है। यही वह जगह थी जहां से पूरे गंदे खेल की डोर निकलती थी। उसने खुद को मजबूत किया। वह जानती थी कि आगे का रास्ता और खतरनाक होगा, लेकिन पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे बताया गया कि उसे कहीं और ले जाया जाएगा। इंस्पेक्टर ने कहा कि वहां उसकी पूछताछ होगी। साक्षी समझ गई कि उसे राणा के पास भेजा जा रहा है। उसके मन में डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा था अपने फैसले पर। वह यहां सबूत जुटाने आई थी और अब उसे मौका मिल रहा था। जब उसे बाहर ले जाया गया तो उसने थाने की इमारत को एक बार फिर देखा। उसे लगा जैसे यह जगह सैकड़ों कहानियां अपने अंदर दबाए बैठी है। जीप स्टार्ट हुई। साक्षी ने आंखें बंद की और मन ही मन खुद से कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन सब औरतों की है जिनकी आवाज यहां दबा दी गई। आज वह हवालात में थी, बेबस दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसने तय कर लिया था कि इस बार वह सिर्फ अफसर नहीं बनेगी, वह उन लोगों की उम्मीद बनेगी जिनके लिए कानून बस एक शब्द बनकर रह गया है। यह सफर अब और आगे जाने वाला था
और साक्षी इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। जीप शहर की उन सड़कों से निकलती चली गई जहां रोशनी कम और डर ज्यादा था। साक्षी पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी थी। उसके दोनों तरफ दो आदमी बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस गाड़ी के इंजन की आवाज और बाहर के सन्नाटे की खामोशी थी। साक्षी ने खिड़की से बाहर देखा। उसे पता नहीं था कि वह कहां ले जाई जा रही है, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि अब वह इंस्पेक्टर की गिरफ्त से निकलकर उस आदमी तक पहुंचने वाली है जो पूरे शहर में इस गंदे खेल की सबसे मजबूत कड़ी है। कुछ देर बाद जीप एक बड़े से गेट के सामने रुकी। ऊंची दीवारें, अंदर रोशनी, बाहर 2-4 आदमी पहरा देते हुए। यह कोई आम घर नहीं था। साक्षी को नीचे उतारा गया। उसके कदम धीमे थे, चेहरे पर डर दिख रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। वह हर चीज देख रही थी। कौन कहां खड़ा है, कौन किससे बात कर रहा है, किसके पास फोन है, किसके हाथ में हथियार है। यह सब उसके लिए बहुत जरूरी था। उसे अंदर ले जाया गया। एक बड़ा सा कमरा था जहां सोफे, पर्दे और महंगे सामान रखे थे। वहां राणा बैठा था। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन आंखों में घमंड और आवाज में ताकत। उसने साक्षी को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह राणा ने इंस्पेक्टर से बात की। साक्षी ने नजरें नीचे कर, यह भी कहा गया कि लड़की नई है और शहर से बाहर की, क्योंकि यही उसकी साक्षी ने बड़ी ताकत। एक शब्द ध्यान से सुना। उसे साफ समझ आ रहा था कि यहाँ इंसान नहीं, सौदा होता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर चला गया। साक्षी अब राणा के सामने अकेली थी। राणा ने उससे कुछ सवाल किए। नाम, कहां से आई, क्या काम करती थी। साक्षी ने पहले से तैयार जवाब दिए। उसने खुद को मजबूर और बेसहारा बताया। राणा ने सिर हिलाया, जैसे वह ऐसी कहानियां रोज सुनता हो। उसने कहा कि यहां रहने से पहले उसे नियम समझने होंगे। साक्षी ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसी रात साक्षी ने देखा कि वहां और भी लड़कियां थीं। सबकी आंखों में डर था। कोई चुप थी, कोई रो रही थी, कोई ऐसी भी थी जिसे सबकी तरह डर लगना बंद हो चुका था। साक्षी ने उनसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं है, यह पूरा जाल है जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। अगले कुछ दिनों में साक्षी को बहुत कुछ देखने और समझने को मिला। उसने देखा कि कैसे अलग अलग लोग आते थे, पैसे देते थे और चले जाते थे। उसने सुना कि ऊपर तक पहुंच है, बहुत ऊपर तक। किसी का नाम सीधे नहीं लिया जाता था, लेकिन सब जानते थे कि असली ताकत कहां है। साक्षी ने हर बात दिमाग में बैठा ली। उसने मौके देखकर बातें रिकॉर्ड की, कुछ चीजें याद रखीं और कुछ संकेत इकट्ठा किए। वह बहुत सावधान थी। एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। इन दिनों में साक्षी ने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया। बाहर से वह वही दिखती रही जो उसे दिखना था, लेकिन अंदर से वह मजबूत होती जा रही थी। उसने समझ लिया कि इस जगह से निकलने का रास्ता सबूतों से होकर, बिना सबूत के कोई उसकी बात नहीं मानेगा। एक दिन राणा ने कहा कि उसे ऊपर भेजा जाएगा। साक्षी समझ गई कि यह वही कदम है जहां से पूरे खेल का सच साफ दिखेगा। उसे डर भी लगा, लेकिन वह जानती थी कि यही मौका है। उसने खुद को संभाला और मन ही मन तय किया कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। जिस जगह उसे ले जाया गया वह और भी ज्यादा सुरक्षित थी। वहां का माहौल अलग था, लोगों का रवैया अलग था। साक्षी ने वहां भी वही किया जो उसे करना था, देखना, सुनना और याद रखना। उसने साफ देखा कि कैसे ताकत, पैसा और पद मिलकर इंसानियत को कुचल देते हैं। उसने यह भी देखा कि जो ऊपर हैं वे खुद को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके खिलाफ सबूत जमा हो रहे हैं। कुछ समय बाद साक्षी को मौका मिला। एक छोटी सी चूक, एक लापरवाही, और उसने बाहर की दुनिया से संपर्क कर लिया। उसने सीधे डीएम प्रिया तक खबर पहुंचाई। शब्द कम थे, लेकिन बात पूरी थी। प्रिया ने सब समझ लिया। दोनों ने बिना शोर किए आगे की योजना बनाई। साक्षी अब अकेली नहीं थी। उसे भरोसा था कि सिस्टम में अभी भी कुछ लोग सही है। उसने और ज्यादा हिम्मत के साथ काम करना शुरू किया। उसने आखिरी कड़ियां जोड़ी। इंस्पेक्टर से लेकर राणा तक और उससे ऊपर तक सब एक ही जाल में बंधे हुए थे। अब साक्षी को इंतजार था सही वक्त का। वह जानती थी कि जब वार होगा तो एक साथ होगा। आधा काम करके रुकना बेकार था। उसने हर उस औरत के चेहरे को याद रखा जो यहां फंसी हुई थी। यह लड़ाई अब सिर्फ नौकरी की नहीं रही थी, यह इंसानियत की लड़ाई बन चुकी थी। अंदर से टूटे बिना, डर को पीछे छोड़कर, साक्षी उस अंधेरे में रोशनी बनकर खड़ी थी।
उसे पता था कि अंत करीब है, बहुत करीब। और जब सच सामने आएगा तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा गंदा खेल उजागर होगा। अगले कुछ दिनों में साक्षी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह समय गिनने लगी थी। दिन और रात नहीं, हर पल सतर्क रहना उसकी आदत बन गई थी। जिस जगह वह थी वहां बाहर से सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन अंदर हर समय डर और सौदेबाजी की हवा चलती रहती थी। राणा के लोग आते जाते रहते थे, कभी हंसते हुए, कभी गुस्से में, और हर बार साक्षी को ये एहसास दिलाते कि यहाँ इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से तय होती है। वह चुप रहती, सिर झुकाकर चलती, वही करती जो उससे कहा जाता, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त काम करता रहता। कौन किस समय आता है, किससे बात करता है, किस गाड़ी में जाता है, कौन फोन पर किससे बात करता है, वह हर छोटी बड़ी बात को मन में जमा करती जा रही थी। साक्षी ने समझ लिया था कि इस पूरे जाल की ताकत डर है। डर इतना गहरा कि यहाँ काम करने वाले लोग भी सवाल नहीं पूछते थे। कई चेहरे ऐसे थे जो मजबूरी में यहाँ थे, और कई ऐसे जो पैसों और ताकत के नशे में इंसानियत भूल चुके थे। साक्षी ने देखा कि कैसे कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा समझते थे, जैसे कानून उनके लिए बना ही न हो। उन्हें भरोसा था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था, और यही बात साक्षी को हिम्मत देती थी। उसने धीरे धीरे भरोसा जीतने का नाटक किया। ज्यादा सवाल नहीं पूछती, ज्यादा विरोध नहीं करती। इससे लोगों को लगा कि वह भी बाकी लड़कियों जैसी ही है, डरी हुई, थकी हुई और हालात से समझौता कर चुकी। इसी भरोसे की वजह से उसे ऐसी जगहों तक जाने का मौका मिला जहां आम तौर पर किसी बाहरी को जाने नहीं दिया जाता था। उसने वहां कागज देखे, पैसों के बंडल देखे, नाम सुने जिनका जिक्र कभी खुले में नहीं होता था। कुछ नाम ऐसे थे जिनका असर बहुत ऊपर तक था। साक्षी को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह मामला सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। एक रात उसने सुना कि अगले कुछ दिनों में एक बड़ा सौदा होने वाला है। कई लोग आने वाले थे, बाहर से भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। फोन पर बातें धीमी आवाज में हो रही थीं। साक्षी समझ गई कि यही वह मौका है जहां पूरे नेटवर्क की परतें एक साथ खुल सकती हैं। उसने तय कर लिया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। जितना खतरा बढ़ रहा था, उतना ही जरूरी हो गया था कि सही वक्त पर सही कदम उठाया जाए। उसी रात उसे मौका मिला। बिजली कुछ देर के लिए चली गई थी। अफरा तफरी का सा माहौल बन गया। इसी बीच साक्षी ने बड़ी सावधानी से वह काम किया जिसकी तैयारी वह कई दिनों से कर रही थी। उसने कुछ जरूरी चीजें अपने पास सुरक्षित कर ली, ऐसी चीजें जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि सबूत थीं। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसका मन मजबूत था। वह जानती थी कि अगर आज चूक हुई तो शायद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगली सुबह माहौल फिर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन साक्षी के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब वह अंदर से और ज्यादा सतर्क हो गई थी। उसे लग रहा था कि लोग उसे शक की नजर से देखने लगे हैं। किसी की बातों में हल्की सी सख्ती थी, किसी की नजरें ज्यादा देर तक टिकने लगी थीं। साक्षी समझ गई कि खतरा बढ़ रहा है। यही वह समय था जब उसे अपनी अगली चाल चलनी थी। उसने मौका देखकर बाहर की दुनिया से फिर संपर्क किया। इस बार बात और साफ थी। उसने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसका पूरा नक्शा डीएम प्रिया तक पहुंचा दिया। दोनों ने बिना ज्यादा शब्दों के समझ लिया कि अब आखिरी तैयारी शुरू हो चुकी है। बाहर सिस्टम हरकत में आने लगा, लेकिन अंदर साक्षी को अब भी वही रोल निभाना था, एक बेबस औरत का। दिन बीतते गए, वह बड़ा दिन करीब आता जा रहा था। साक्षी के लिए हर पल भारी था। कई बार उसे डर लगा कि कहीं उसकी पहचान खुल न जाए। कई बार उसे उन औरतों को देखकर खुद पर गुस्सा आया जो इस जाल में फंसी थीं और जिनके लिए शायद कोई नहीं बोलता। यही गुस्सा उसे टूटने नहीं देता था। आखिरकार वह दिन आ गया जब सब कुछ एक साथ होना था। बाहर से मेहमान आने लगे, अंदर हलचल बढ़ गई। राणा और उसके लोग पूरी तरह व्यस्त थे। साक्षी को अलग रखा गया, लेकिन वह सब कुछ समझ पा रही थी। उसने महसूस किया कि अब ज्यादा देर नहीं है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन चेहरे पर उसने वही शांत डर बनाए रखा। उसी समय बाहर से हल्की सी आवाजें आने लगीं। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर आवाजें बढ़ने लगीं। सायरन की दूर की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ लोग घबरा गए, कुछ ने फोन उठाए, कुछ ने भागने की कोशिश की। साक्षी समझ गई, यही वह पल है। बाहर सिस्टम चल पड़ा था। कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कुछ देर पहले ताकत और घमंड था, वहां अब अफरा तफरी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी की आवाज कांप रही थी, कोई गालियां दे रहा था।
साक्षी को एक कमरे में बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से सख्त आवाजें आईं, दरवाजे खुले, वर्दीधारी लोग अंदर दाखिल हुए। साक्षी ने पहली बार राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। जो लोग खुद को अजेय समझते थे, वे अब सिर झुकाए खड़े थे। राणा का घमंड चकनाचूर हो चुका था। फोन बंद हो चुके थे, रास्ते बंद थे, कानून आ चुका था। बाहर निकलते समय साक्षी ने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां उसने डर, अपमान और संघर्ष झेला था। अब वह जगह भी सिर्फ एक सबूत बन चुकी थी। उसने मन ही मन उन सभी औरतों के लिए दुआ की जिनकी जिंदगी यहां बदल गई थी। यह लड़ाई आसान नहीं थी। इसमें डर था, दर्द था, अकेलापन था, लेकिन साक्षी जानती थी कि अगर वह यह रास्ता नहीं चुनती तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। आज वह सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वह उन आवाजों की ताकत बन चुकी थी जिन्हें बरसों से दबा दिया गया था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसका अंत तय हो चुका था, और वह अंत कानून के नाम लिखा जाने वाला था। दोस्तों, छापेमारी के बाद पूरा इलाका जैसे ठहर सा गया था। जिन गलियों में रोज डर चलता था, वहां अब पुलिस की आवाज गूंज रही थी। साक्षी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। इतने दिनों का डर, अपमान और अकेलापन आज थोड़ा हल्का हुआ था। उसे एक गाड़ी में बैठाकर सीधे सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जहां डीएम प्रिया पहले से मौजूद थी। दोनों की पहली मुलाकात बिना किसी औपचारिकता के हुई। न अफसराना अंदाज, न कुर्सी मेज की दूरी। बस दो औरतें आमने सामने थीं, जिनमें से एक ने अंदर अंधेरे में रहकर लड़ाई लड़ी थी और दूसरी ने बाहर रहकर उस लड़ाई को सही वक्त पर ताकत दी थी। प्रिया ने साक्षी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में गर्व साफ था। उसने धीरे से कहा कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन साक्षी जानती थी कि असली काम अब शुरू होगा। सबूत जुटाना एक बात होती है, उन्हें सही जगह पर सही तरीके से पेश करना दूसरी। अगर यहाँ एक भी गलती हुई तो बड़े लोग बच निकलेंगे और सारा दर्द बेकार चला जाएगा। साक्षी ने जो देखा था, जो सुना था, वह सब विस्तार से प्रिया को बताना शुरू किया। हर नाम, हर जगह, हर तरीका। प्रिया ध्यान से सुनती रही और बीच में जरूरी सवाल पूछती रही। अब पूरा प्रशासन हरकत में आ चुका था। थाने से लेकर ऊपर तक अफसरों की बैठकें होने लगीं। पहली बार फाइलों में साफ साफ लिखा जाने लगा कि कौन कहां गलत है। साक्षी के दिए गए सबूतों ने कई मुंह बंद कर दिए थे। जिन अफसरों को लगता था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, अब उनके चेहरे उतरने लगे थे। इंस्पेक्टर देव को अलग कमरे में बैठाया गया। उसका घमंड टूट चुका था। अब वह वही आदमी था जो कभी गरीब औरतों को डराता था और आज खुद डर के साये में बैठा था। राणा को भी सामने लाया गया। अब उसके पास न ताकत थी, न मुस्कान। वह समझ चुका था कि यह मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। उससे पूछताछ हुई। पहले वह चुप रहा, फिर टालने की कोशिश की, लेकिन जब सामने सबूत रखे गए तो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे पूरी कड़ी खुलने लगी। किसके कहने पर क्या हुआ, कौन किसे पैसे देता था, कौन ऊपर तक खबर पहुंचाता था, सब सामने आने लगा। सबसे मुश्किल काम था ऊपर बैठे लोगों तक पहुंचना। यहाँ हर कदम बहुत सोच समझकर रखना था। प्रिया जानती थी कि सीधे वार करने से मामला बिगड़ सकता है। उसने कानून के रास्ते को चुना, भले ही वह लंबा हो। फाइलें तैयार की गईं, बयान लिखे गए, सबूत जोड़े गए। साक्षी हर जगह मौजूद रही। उसने हर उस बात की पुष्टि की जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। कई बार उसे दोबारा वही बातें याद करनी पड़ी जिनसे उसका मन भारी हो जाता था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। इस बीच मीडिया को भी धीरे धीरे जानकारी मिलने लगी, लेकिन खबरें सोच समझकर बाहर आने दी गईं। कोई भी बात आधी अधूरी नहीं छोड़ी गई। जब पहली खबर आई कि शहर में बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, तो लोग हैरान रह गए। जिन इलाकों का नाम सुनकर लोग डर जाते थे, वहां अब पुलिस का पहरा था। कई परिवारों ने राहत की सांस ली। कुछ औरतें सामने आईं जिन्होंने पहले कभी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। उनके बयान दर्ज किए गए। साक्षी ने उन्हें देखा तो उसका दिल भर आया। उसे लगा कि उसकी तकलीफ अकेली नहीं थी। धीरे धीरे मामला बड़ा होता गया। अब बात सिर्फ एक शहर की नहीं रही। ऊपर बैठे लोगों की भूमिका पर सवाल उठने लगे। फाइलें आगे बढ़ी, पूछताछ के दायरे बढ़े। जिन लोगों को लगता था कि उनकी कुर्सी हमेशा सुरक्षित रहेगी, उन्हें अब डर सताने लगा। फोन बंद होने लगे। कुछ ने अपने पुराने संबंधों का सहारा लेना चाहा, लेकिन इस बार सिस्टम पीछे नहीं हटा।
साक्षी को कई बार लगा कि दबाव बढ़ रहा है। उसे सलाह दी गई कि वह थोड़ा पीछे हट जाए, आराम करे, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अभी रुकी तो मामला कमजोर पड़ सकता है। उसने साफ कह दिया कि वह आखिरी कदम तक साथ रहेगी। प्रिया ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने तय किया कि चाहे कितना भी दबाव आए, कानून से समझौता नहीं होगा। एक दिन वह खबर भी आई जिसका सबको इंतजार था। ऊपर बैठे एक बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मिल गई थी। यह आसान नहीं था, इसमें समय लगा, लेकिन जब यह हुआ तो पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। जिन लोगों को लगता था कि वे नाम से बच जाएंगे, अब उनका नाम कागजों पर साफ साफ लिखा जा चुका था। गिरफ्तारियां शुरू हुईं। एक एक करके वे चेहरे सामने आए जिनके नाम पहले सिर्फ डर की तरह लिए जाते थे। अब वे कानून के सामने खड़े थे। मीडिया में तस्वीरें आईं। लोगों ने पहली बार देखा कि ताकतवर भी जवाबदेह होते हैं। साक्षी ने यह सब देखा तो उसके अंदर एक सुकून उतरा। उसे लगा कि उसका संघर्ष बेकार नहीं गया। इस पूरे समय में साक्षी ने अपने अंदर बहुत कुछ बदला हुआ पाया। वह पहले भी मजबूत थी, लेकिन अब वह और गहरी हो चुकी थी। उसने देखा था कि सिस्टम कितना गंदा हो सकता है, लेकिन यह भी देखा कि अगर सही लोग साथ हों तो वही सिस्टम साफ भी हो सकता है। उसे उन रातों की याद आई जब वह डर के साए में थी, और आज वह उसी डर को तोड़ने वालों में शामिल थी। जब आखिरी फाइल पर दस्तखत हुए और केस पूरी तरह मजबूत हो गया, तो प्रिया ने साक्षी से कहा कि अब वह थोड़ा आराम कर सकती है। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा कि असली आराम तो तब मिलेगा जब आखिरी पीड़ित को भी न्याय मिलेगा। दोनों जानती थीं कि यह लड़ाई खत्म जरूर हुई है, लेकिन ऐसी लड़ाइयां हमेशा चलती रहती हैं। शहर में माहौल बदल चुका था। लोग खुलकर बात करने लगे थे। औरतें अब पहले जैसी खामोश नहीं थीं। उन्हें भरोसा हुआ था कि अगर वे बोलेंगी तो कोई सुनेगा। साक्षी जब यह सब देखती थी तो उसे लगता था कि उसका डर सब किसी मकसद के लिए था। अब अगला कदम साफ था, अदालत। वहां सच को साबित करना था। साक्षी जानती थी कि आगे भी चुनौतियां होंगी, सवाल होंगे, शक होंगे, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पास सबूत थे, साथ देने वाले लोग थे, और सबसे बड़ी बात, उसके पास सच था। और सच के सामने देर सवेर हर झूठ को झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, अदालत की तारीख तय हो चुकी थी। शहर में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग बात कम कर रहे थे, लेकिन हर किसी की नजर इसी मामले पर टिकी थी। साक्षी अब फिर से अपनी पहचान में लौट चुकी थी। वही आईपीएस अफसर, वही सीधा खड़ा होना, वही शांत लेकिन मजबूत नजरें। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें थीं। जो कुछ उसने देखा, झेला और सहा था, वह अब उसकी ताकत बन चुका था। अदालत के बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरे, माइक, सवाल, लेकिन साक्षी ने किसी की तरफ नहीं देखा। वह जानती थी कि असली जवाब उसे अदालत के अंदर देना है, न कि कैमरों के सामने। डीएम प्रिया भी वहां मौजूद थीं। दोनों की नजरें मिलीं। बिना कुछ कहे ही दोनों समझ गईं कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कार्रवाई शुरू हुई। एक एक करके आरोपी अदालत में लाए गए। इंस्पेक्टर देव का चेहरा उतरा हुआ था। वह नजरें झुकाए खड़ा था। कभी जो आदमी थाने में रौब दिखाता था, आज वही आदमी कानून के सामने कांप रहा था। राणा भी मौजूद था। उसका घमंड गायब हो चुका था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन अब हर रास्ता। ऊपर बैठे जिन लोगों का नाम धीरे धीरे सामने आया था, वे भी अदालत के घेरे में थे। अब कोई फोन काम नहीं आ रहा था, कोई पहचान नहीं बचा पा रही थी। साक्षी को गवाही के लिए बुलाया गया। पूरा कोर्ट हॉल शांत हो गया। वह गवाह के कटघरे में खड़ी हुई। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज न तेज थी न कमजोर, बिल्कुल साफ और सीधी। उसने बताया कि कैसे वह साधारण औरत बनकर शहर के बदनाम इलाके में गई, कैसे ठेली लगाई, कैसे बदतमीजी झेली, कैसे पुलिस को फोन करने पर भी न्याय नहीं मिला। उसने हर वह बात बताई जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं, कोई कम नहीं। उसने बताया कि थाने में क्या हुआ, हवालात में क्या सुना, कैसे पैसों के बदले औरतों की सौदेबाजी होती थी, कैसे इंस्पेक्टर इसमें शामिल था, और कैसे यह पूरा जाल ऊपर तक जुड़ा हुआ था। उसने हर कड़ी को जोड़कर रखा। वकीलों ने सवाल किए, कठिन सवाल। कई बार उसे रोकने की कोशिश हुई, कई बार बातें घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन साक्षी डगमगाई नहीं। उसके पास सच था और सबूत भी। जब अदालत में रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और बाकी सबूत पेश किए गए,
तो माहौल और भारी हो गया। जिन बातों को लोग अफवाह समझते थे वे अब कागजों और आवाजों के रूप में सामने थीं। कोर्ट में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब किसी के पास ये कहने का मौका नहीं था कि ये सब झूठ है। कार्रवाई कई दिनों तक चली। हर दिन नया सच। कुछ और पीड़ित औरतें भी आगे आईं। कांपती आवाजों में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। साक्षी उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाती थी। उसे लगता था कि अगर वह उस दिन थैली लेकर वहां न खड़ी होती तो शायद इन आवाजों को कभी सुना ही न जाता। आखिर वह दिन आया जब फैसला सुनाया जाना था। अदालत में खचाखच भीड़ थी। हर कोई सांस रोके बैठा था। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। शब्द भारी थे लेकिन साफ थे। दोषियों को दोषी ठहराया गया। इंस्पेक्टर देव को सजा सुनाई गई। राणा को सजा मिली। ऊपर बैठे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। किसी को राहत नहीं मिली। पहली बार लोगों ने देखा कि ताकत, पैसा और पहुंच भी कानून से बरी नहीं होती। फैसला सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने चैन की सांस ली। साक्षी की आंखों में आंसू थे लेकिन वह आंसू कमजोरी के नहीं थे। वे उस दर्द के थे जो अब थोड़ा हल्का हुआ था। उसने मन ही मन उन सभी औरतों को याद किया जिनके लिए यह लड़ाई लड़ी गई थी। अदालत के बाहर लोग जमा थे। जब साक्षी बाहर निकली तो किसी ने ताली बजाई। फिर और लोग भी ताली बजाने लगे। यह कोई जश्न नहीं था, यह एक भरोसे की आवाज थी। भरोसा कि अगर कोई सच के साथ खड़ा हो तो बदलाव मुमकिन है। शहर धीरे धीरे बदलने लगा। वही गलियां जहां डर था अब थोड़ी खुली सी लगने लगी। लोग पहले की तरह चुप नहीं थे। औरतें अब सिर झुकाकर नहीं चलती थीं। थाने में नए अफसर आए। व्यवस्था को सुधारने की कोशिश शुरू हुई। सब कुछ एक दिन में ठीक नहीं हुआ लेकिन एक शुरुआत जरूर हो गई थी। साक्षी फिर से अपनी ड्यूटी में लग गई। अब वह जहां जाती वहां लोग उसे अलग नजर से देखते थे, सम्मान के साथ, भरोसे के साथ। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने काम को सही माना। उसने कभी खुद को हीरो नहीं समझा। वह जानती थी कि उसने सिर्फ वही किया जो करना जरूरी था। एक दिन वह फिर उसी इलाके से गुजरी जहां उसने ठेली लगाई थी। वहां अब नई दुकानें थीं, नया माहौल था। उसे देखकर किसी ने नहीं पहचाना और यही उसे अच्छा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यहाँ की किसी औरत को अब थोड़ा भी डर कम लगा हो तो उसकी मेहनत सफल है। उसने यह भी समझ लिया था कि ऐसी लड़ाइयां तभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हर शहर में, हर जगह कहीं न कहीं गलत होता रहता है, लेकिन अगर एक साक्षी खड़ी हो सकती है तो और भी खड़ी हो सकती है। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन इस अध्याय का अंत यही था। एक आईपीएस अफसर ने वर्दी उतारकर सच्चाई देखी, दर्द झेला और फिर उसी दर्द को ताकत बनाकर पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। यह कहानी किसी एक अफसर की नहीं थी, यह उस भरोसे की कहानी थी जो तब पैदा होता है जब कानून सच में कमजोर के साथ खड़ा होता है। दोस्तों, कहानी का निचोड़, सीख और संदेश। यह कहानी सिर्फ एक आईपीएस अफसर की बहादुरी की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे समाज रोज देखता है लेकिन अक्सर चुप रह जाता है। साक्षी ने वर्दी उतारकर जो रास्ता चुना वह यह बताता है कि असली ताकत पद या रौब में नहीं, बल्कि सच को समझने और उसके लिए खड़े होने में होती है। जब तक हम किसी समस्या को दूर से देखते हैं वह सिर्फ खबर लगती है, लेकिन जब उसी दर्द को जीते हैं तब उसकी गहराई समझ में आती है। इस कहानी से पहली बड़ी सीख यह मिलती है कि गरीब और कमजोर की आवाज सबसे ज्यादा दबाई जाती है। एक आम औरत जब अन्याय झेलती है तो अक्सर उसे ही दोषी ठहरा दिया जाता है। पुलिस, गुंडे और ताकतवर लोग मिलकर डर का ऐसा माहौल बना देते हैं कि इंसान बोलने से पहले 100 बार सोचता है। साक्षी ने यह सच्चाई अपनी आंखों से देखी और समझा कि अगर सिस्टम को ठीक करना है तो पहले उसकी सरांध को करीब से देखना जरूरी है। दूसरी सीख यह है कि डर सबसे बड़ा हथियार होता है और गलत लोग इसी डर का इस्तेमाल करते हैं। जब लोग डर जाते हैं तो गलत को सहने लगते हैं और वही गलत ताकतवर बन जाता है। लेकिन जिस दिन कोई डर से ऊपर उठकर सच बोल देता है उसी दिन बदलाव की शुरुआत होती है। साक्षी ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। तीसरी बात यह कहानी सिखाती है कि हर वर्दी वाला सही नहीं होता और हर साधारण इंसान कमजोर नहीं होता। इंस्पेक्टर जैसे लोग वर्दी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हैं, वहीं एक साधारण औरत के रूप में खरी साक्षी पूरे सिस्टम को हिला देती है।
इससे यह समझ आता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पद से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। इस कहानी में यह भी साफ होता है कि बुराई कभी अकेली नहीं होती। एक गलत आदमी के पीछे पूरा नेटवर्क होता है, पैसा, सत्ता और पहुंच, लेकिन अच्छाई भी अकेली नहीं होती। अगर एक सच्चा इंसान खड़ा हो जाए और उसे सही लोग मिल जाएं, तो वही सिस्टम जो गलत के साथ खड़ा था सही के साथ भी खड़ा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि औरत को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। साक्षी ने यह दिखाया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं होती। सही समय आने पर वही सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसने न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी औरतों के लिए लड़ाई लड़ी जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कानून तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसे चलाने वाले लोग ईमानदार न हो। सिस्टम को बदलने के लिए बड़े भाषणों की नहीं बल्कि सच्चे इरादों और साहसिक कदमों की जरूरत होती है। अगर एक इंसान भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा ले तो वह सैकड़ों जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। इस कहानी का निचोड़ यही है कि डर के आगे झुकना आसान है, लेकिन सच के साथ खड़ा होना ही असली बहादुरी है। और जब कोई साक्षी बनकर खड़ा होता है तब अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता निकल ही आता है। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद केवल कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, घटना या परिस्थिति से कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था को ठेस पहुंचाना, अपमानित करना या बदनाम करना नहीं है। यह रचना केवल जागरूकता, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।